जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस सवाल के अंदर हमने सीखना क्या है, ठीक है? और अगर वो चीज़ मैंने आपको बता दी तो फिर ये सवाल करते हुए भी हमें आसानी होगी। बेसिकली पहले आपसे प्रैक्टिस करवाने का मकसद यही है कि आप इसको किस तरह से डील करते हो। अब वो तरीका भी ठीक होता है, गलत नहीं होता। और इसमें और कितना है कि हम बेहतर कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इस सवाल के अंदर जो चीज़ें हमने सीखनी है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। एक चीज़ हमने सीखनी है, जो पहली चीज़ इसके अंदर मेन आज के लेक्चर की मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर हमारे पास जो प्राइस है वो कुछ और हो। प्राइस सपोज दैट 20 रुपीज पर यूनिट है, और जो हम परचेज कर रहे हैं वो हमारी प्राइस पहले से कम या ज्यादा हो रही है। प्राइस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इसका एक मतलब ये बन गया कि हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है उसने जाकर कॉस्ट ऑफ सेल का भी हिस्सा बनना है। अब कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर दो टाइप की प्राइसेस हो गई, एक ओपनिंग स्टॉक वाली और एक करंट परचेजेस वाली। ऐसा हुआ ना? और हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, और अगर फाइफो मेथड होगा या कोई भी, तो वो जो प्राइस होगा क्लोजिंग स्टॉक वो तो करंट प्राइस पे होगा। ऐसी सिचुएशन आए कि हमें सवाल के अंदर ओपनिंग स्टॉक गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो जब हम लेजर बनाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब स्टॉक का, हम यहां से जो फाइंड करेंगे परचेजेस, यहां पर हम लिखेंगे ना ओपनिंग स्टॉक, यहां पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। यहां पर जब हम कॉस्ट ऑफ सेल लिखेंगे तो कौन सी लिखेंगे, कैसे सीपीएस अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर दो प्राइसेस है। सीपीएस एक जैसा अप्लाई नहीं हो सकता इसके ऊपर, इसके ऊपर हम सीपीएस अप्लाई कर सकें। तो याद रखें आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर बनाना है एट ओल्ड प्राइस। कैसे लेजर बनाना है? एट ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस के ऊपर आप कॉस्ट ऑफ सेल लिख लेना, ओपनिंग स्टॉक लिख देना, क्लोजिंग स्टॉक लिख देना। क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? परचेजेस एट ओल्ड प्राइस, और इसके ऊपर चेंज इन प्राइस अप्लाई कर देना, तो आपके पास नई परचेजेस की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ये प्राइस है ना, इसमें प्राइस ही चेंज हुई है ना, तो प्राइस किसकी चेंज हुई होगी? परचेजेस की। तो सबसे पहले आपने जब भी ऐसी सिचुएशन आए परचेज के केस में, आप पहले पुराना लेजर बनाना ओल्ड प्राइस के ऊपर, और ओल्ड प्राइस के ऊपर लेजर बनाकर फिर परचेज के ऊपर आप सिंपल यानी जो भी चेंज है, चेंज इन प्राइस अप्लाई कर दो। चेंज इन प्राइस अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नई परचेज की कीमत आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अभी हमसे ये सवाल इसी कॉन्सेप्ट के तहत करेंगे भी सही। दूसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो हमने सीखना है सवाल के अंदर, वो ये है कि आपके पास एक आता है चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब सेल के यूनिट पहले से ज्यादा किए। याद रखें, चेंज इन वॉल्यूम अप्लाइड ऑन ऑल वेरिएबल्स। चेंज इन वॉल्यूम किसके ऊपर होना है? सारे वेरिएबल एक्सपेंस हैं, जो जो चीज वेरिएबल है, मतलब सेल, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब वेरिएबल एक्सपेंस है कोई किसी भी किस्म के, उन सब पर अप्लाई होना। सेल और कॉस्ट ऑफ सेल तो ऑलवेज वेरिएबल होते हैं ना, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल ऑलवेज वेरिएबल होते हैं। तो अगर वो कहता है ना जी पहले से मेरी यूनिट 2% ज्यादा बिके हैं, एक तो होता है ना सेल प्राइस चेंज होना, एक होता है यूनिट चेंज होना। जब यूनिट चेंज होना तो वो सब पर अप्लाई होते हैं। यूनिट वॉल्यूम चेंज सारे वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई होता है। और जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन अप्लाइड ऑन ऑल वेरिएबल्स एंड फिक्स्ड।
अगर इन्फ्लेशन गिवन होगी तो उसकी वजह से वेरिएबल भी चेंज होंगे और फिक्स एक्सपेंस भी चेंज होंगे, लेकिन वॉल्यूम की वजह से सिर्फ वेरिएबल चेंज होंगे, फिक्स वाले एक्सपेंस कोई भी चीज फिक्स होगी वो चेंज नहीं होगी। ये बेसिकली इस सवाल के अंदर हमने दो चीज सीखनी है, और एक तो उसने बहुत ही खूबसूरत चीज ऐड की है, उसकी वजह से आपने उस चीज को ना एक जगह इस्तेमाल करके दूसरी जगह इग्नोर कर दिया, सवाल आपका ठीक हो गया, लेकिन वो तरीकाकार नहीं आपको पता कि ये सवाल हुआ कैसे ठीक। अभी मैं आपको उसके बारे में बताता हूं, तो उसको थोड़ा सा हम डिटेल में सीखते हैं। चलें जी सवाल की तरफ चलते हैं। ये दो चीजें समझ लगी कि क्या क्या हमने सवाल के अंदर सीखना है। पहले उसने आपको ना पिछले साल का एक डाटा दे दिया, कहता जी पूरी उसने हमें इन मिलियन है 3000 की उसने सेल्स की थी पिछले साल और सारी की सारी क्रेडिट पे थी, ठीक है। रॉ मटेरियल उसका कंज्यूम कितना हुआ था पिछले साल 900 का, और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जो उसके पास पड़ी थी वो 158 की थी, जिसमें 58 इंपोर्ट किया हुआ माल है और बाकी लोकल है। वो कितना बनता है 60 लोकल है और 98 उसका इंपोर्टेड है। फिर वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट में वेरिएबल उसने 570 और फिक्स्ड उसने 40, जिसमें 16 की डेप्रिसिएशन। हम कैश बजट बना रहे हैं तो कैश आइटम लेंगे सिर्फ, तो इसमें से 16 माइनस कर देंगे, कितना आ रहा 24। फिर वेरिएबल 730 ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, फिक्स्ड इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 27, तो इससे भी 27 हम माइनस कर देते हैं 93। फिर वो कहता है ट्रेड क्रेडिटर लोकल परचेज के 95 है और एडवांस टू सप्लायर ऑफ इंपोर्ट, जो इंपोर्ट करते हो ना उसको आपने पिछले साल एडवांस दिया हुआ है 30 मिलियन का, और जो ट्रेड क्रेडिटर लोकल है उनका हमारा क्रेडिटर है 95 के, मतलब उनके पैसे हमने अभी देने हैं। ये पिछले साल की इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। कहते हैं LE इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर, द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। कहता है सेल वॉल्यूम इज प्रोजेक्टेड इंक्रीज बाय 30%। कहता है वो चाहता है पहले जितने वो यूनिट बेच रहा है ना वॉल्यूम चेंज कर रहा है, याद रखें वॉल्यूम सब वेरिएबल्स पर अप्लाई होता है। आगे, इन ऑर्डर टू फाइनेंस द एडिशनल वर्किंग कैपिटल द मैनेजमेंट हैड डिसाइडेड टू अडॉप्ट द फॉलोइंग मेजर्स। कहता है जनाब वो चाहता है कि उसका वर्किंग कैपिटल का मसला हल हो जाए, तो पहला मेजर क्या है उसका, कहता है पहले वो सारी 100% की 100% सेल करता था क्रेडिट पे, अब उसने प्लान किया है कि कुछ उसने कैश पे भी करना है। चले, इंट्रोड्यूस कैश सेल्स एट अ डिस्काउंट 2% और इट इज एस्टिमेटेड 20% ऑफ द कस्टमर विल अवेल द डिस्काउंट। इसका मतलब है 20% कैश सेल है, 20% कैश सेल है। द प्रेजेंट एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 45 डेज, मतलब जो अभी वो उसने सेल्स की थी वो 45 डेज उधार पे होती थी, और अब जो नई पॉलिसी है उसमें उसने ये काम कम किया है, क्योंकि बेसिकली उसने अपना कैश ऑपरेटिंग साइकिल बेहतर करना है, वर्किंग कैपिटल से। 40% ऑफ द रॉ मटेरियल इज इंपोर्टेड विच इज पेड इन एडवांस ऑन द प्लेसमेंट ऑफ परचेज ऑर्डर। कहता है जो मटेरियल कंज्यूम हुआ है ना आपका, उसमें 40% जो मटेरियल है ना वो इंपोर्टेड है और 60% जो मटेरियल है ना वो लोकल है। द डिलीवरी इज मेड विद इन 30 डेज आफ्टर द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर। कहता है जब हम उसे ऑर्डर करते थे ना तो उसके 30 दिन बाद हमें डिलीवरी मिलती थी, पैसे हम पहले दे देते थे ना 30 दिन। LE is negotiated with the foreign supplier and agreed that from the next year payment would be made on the receipt of the goods। लो जी, पहले 30 दिन पहले वो पैसे दे देता था, अब कब पैसे देगा, जिस दिन उसे चीजें मिलेगी, मतलब अब हो गया कैश बेसिस। और लोकल परचेज का कितना दिन है, 50 दिन की उधार पे वो काम करता है। बाकी अभी अगले चीज अभी हमने नहीं पढ़नी, इसको पहले हल करते हैं फिर उसके बाद अगली चीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे आसान सी चीज है, डेप्रिसिएशन है, इकोनॉमी ऑफ स्केल है, कन्वर्जन कॉस्ट की सारी बातें हैं। अच्छा, ये हमने आपके आने से पहले ये थोड़ी सी चीज डिस्कस की है कि अगर एक कॉन्सेप्ट तो नहीं है, ये ट्रिक्स हैं। कि ऐसा अगर हो जाए ना कि जो परचेज प्राइस है
वो ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो जाए, ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो जाए। इसका मतलब ये हुआ जो ओपनिंग स्टॉक आपका है उसकी कीमत कुछ और होगी, क्लोजिंग स्टॉक की कीमत कुछ और होगी, परचेज कुछ और होगी और कॉस्ट ऑफ सेल कुछ और होगी, क्योंकि परचेज के ऊपर कीमत होगी नई और कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर तो नई भी कीमत होगी और पुरानी भी होगी। ऐसे मसले के हल करने के दो तरीके, एक तो आप नॉर्मल अपने जो जिस तरह से हम हल करते हैं उस तरह से हल कर रहे हैं, परचेज प्राइस का परसेंटेज अप्लाई कर दें सबके ऊपर, एक इसका आसान तरीका है। आप ऐसा किया करें जब भी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आए ना, आप पहले अपने स्टॉक का लेजर ना ओल्ड प्राइस पे बना लेना है, प्राइस चेंज नहीं करनी। किस प्राइस पे बनाना है? ओल्ड प्राइस पे आपके पास जो परचेजेस आएगी ये परचेजेस आएंगी एट ओल्ड प्राइस, और इस सिर्फ परचेजेस के ऊपर आप अप्लाई कर दो न्यू रेट, नया रेट। और जब नया रेट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो परचेज आ जाएगी वो कौन से रेट वाली आ जाएगी? नए रेट वाली। ठीक होगी बात? एक तरीका। दूसरी चीज हमने ये सीखी है इसमें कि जब वॉल्यूम चेंज होता है ना, वॉल्यूम से मुराद क्या दिया है हमने? क्वांटिटी, सेल चेंज होती है कि अगर वॉल्यूम चेंज हो तो आप लोगों के जितने वेरिएबल चीजें होगी ना, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, वेरिएबल एक्सपेंस, उस सब के ऊपर चेंज इन वॉल्यूम सब के ऊपर अप्लाई होता है। यानी कि जितने परसेंट वॉल्यूम चेंज होगा ना, उस वॉल्यूम की चेंज को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इन्फ्लेशन है वो सब पर अप्लाई होती है, चाहे वेरिएबल हो, अनटिल एंड अनलेस कि उसने खुद ना मना कर दिया। ठीक होगी बात? अब हमने सवाल पढ़ लिया था, सवाल में ये तो डाटा गिवन है और बेसिकली हम इस पॉइंट को पहले हल करने लगे हैं। कहता है सेल वॉल्यूम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इंक्रीज बाय 30%। अब अगर आपका 30% सेल वॉल्यूम बढ़ा है ना, कॉस्ट ऑफ सेल भी बड़ी होगी। हर वेरिएबल एक्सपेंस आपका 30% बढ़ा वॉल्यूम की वजह से, लेकिन फिक्स को ये कुछ नहीं कहेगा। डन। अगली बात कहता है आपने ऐसा किया, पहले 3000 की 3000 सारी सेल्स आपकी क्रेडिट पे हुआ करती थी, लेकिन अब आपने क्या किया, 2% ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करके 20% कैश सेल्स की और बाकी 80% क्रेडिट पे की। पहले आप 45 दिन का क्रेडिट देते थे, अब आप 40 दिन का क्रेडिट। इस इंफॉर्मेशन से हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? सेल्स, सेल्स कैश फ्रॉम कस्टमर। ये इंफॉर्मेशन कैश फ्रॉम कस्टमर्स की है। और आगे अगर हम थोड़ा सा देखें, इसको थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, ये देखिएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन, इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड रिड्यूस वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट इज 5%। कन्वर्जन कॉस्ट की बात कर रहा है, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट। फिर ड्यू टू प्राइस इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड ऑल अदर increased by all other cost, increase would be increased 10% and 8%। उसने किसी जगह सेल प्राइस के बढ़ने की बात नहीं की, किसी भी जगह सेल प्राइस के बढ़ने की बात नहीं की। आए जरा हम पहले बनाते हैं, आपकी पुरानी सेल्स कितनी है? 3000। पुरानी सेल्स कितनी है? कितने फीसद बढ़ गई वॉल्यूम की वजह से? 30%। कितने परसेंट बढ़ गई? 30%। अगर मैं बात करूं कि मेरी 3000 सेल्स पुरानी थी, 30% बढ़ गई तो कितने फीसद बढ़ गई? 1.30। तो आज की हमारी सेल्स कितनी है? 339। अब उसने कहा कि इसमें जो 20% सेल्स हैं वो कैश सेल्स हैं, और जो 80% हैं वो क्रेडिट सेल्स। ओके। अब जो 20% हमारी कैश सेल्स हैं वो तो इसका 3900 का 20% लो जरा, मल्टीप्लाई बाय
क्या आपने इसको फुल कीमत पे बेचा या 2% रियायत पे बेचा? तो इससे पूरा कैश नहीं आया, बल्कि कितने फीसद कैश आया? 98%। कैश फ्रॉम कैश सेल्स, कैश फ्रॉम कैश सेल्स कितनी अमाउंट आ गई? 7। ये बात ओके है। हम कैश बजट बनाने जा रहे हैं ना, तो कैश सेल से ये पैसा है। कैश फ्रॉम कस्टमर, कैश फ्रॉम कस्टमर के लिए 3900 का 80% दिया, कितना आया? 3120। अब जरा इंटरेस्टिंग बातें यहां से शुरू होती हैं। हम बनाते हैं डेटर का लेजर, हमारा ब्रोडाउन कहता है पहले आप लोग ये पढ़ लो, यहां पर देखें, कहता है पहले आप ना 45 दिन की उधार दिया करते थे, अब आपने 40 दिन की उधार कर दी। और पहले आपकी सेल्स कितनी थी क्रेडिट पे? सारी, और अब सारी नहीं है, अब 80% है। तो मेरे भाई अगर आप ब्रोडाउन चाहते हो ना, तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 45/360, 45 दिन के डेटर है ना पिछले साल, तो कितने आ गए? 37। कैरी डाउन। आप मुझे बताया मैं 3900 का 40/360 करूं या 3120 का? सेल्स मेरी है 3900, लेकिन ये सारी डेटर वाली नहीं है, इसमें ये वाली सेल डेटर वाली है। और इनको कितने दिन की उधार देनी है मैंने? ओके की बात? चलें जी, कितना आ गया? 347 पॉइंट 340 पॉइंट 346.67, तो 7 कर लेते हैं जी। और डेटर का लेजर बनाना आता है ना, यहां पर सेल लिख लेते हैं, सारी क्रेडिट से 3120, तो इसको क्लोज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कैश फ्रॉम डेटर्स। कितना आ गया? 3148। अब आपके पास कैश फ्रॉम कस्टमर आ गया, कैश फ्रॉम कैश सेल्स ये, और क्रेडिट कस्टमर, इन दोनों को चाहे प्लस करके लिख लें और चाहे अलग अलग करके लिख लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। फॉर्मेट अगर आप कहते हो तो बना लेते हैं। फॉर्मेट में आएगा लोटस एंटरप्राइज, कैश बजट, ये पूरे साल का है तो हम यहां पर लिख देते हैं फॉर द ईयर एंड डेट, जो भी डेट होगी, रुपीज एंड मिलियन। और सबसे पहले हम हेडिंग दे देते होते रिसीट की, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1, दोनों को एक ही जैसी वर्किंग है। कैश सेल्स कितनी थी हमारी? कैश सेल्स से पैसा कितना आया? 764 पॉइंट। हमने क्रेडिट सेल नहीं लिखनी, क्रेडिट सेल की रिसीट लिखनी है। वो कितना आया? 3148 पॉइंट। चलें जी, ये हमारी रिसीट्स हो गई। 100% क्रेडिट से हाँ 20% कैश है जी। हमारे वर्किंग कैपिटल पे क्या फर्क पड़ा? वर्किंग कैपिटल पहले हमें बेसिकली कैश चाहिए था, तो अब हमें ये 764 तो उसी वक्त ही कैश आ गया ना, और पहले 45 दिन बाद कैश आता था, और नीचे वाला 40 दिन के बाद आना शुरू हो जाएगा, तो हमारे कैश ऑपरेटिंग साइकिल पहले से बेहतर हो जाएगा जी। सेल्स में सारी सेल्स नहीं है, आप सारी सेल्स भी लिख सकते हैं, आप कैश सेल्स को अलग और क्रेडिट सेल्स को अलग करके भी लिख सकते हैं, कि कैश सेल्स वो टोटल पैसे भी इकट्ठे आ जाएंगे, आप प्लस करके लिख दें, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने कैश फ्लो में पढ़ा हुआ है ना।
कि वो कस्टमर का अकाउंट अगर बनाया तो सारी सेल्स लेकर कैश आ जाएगा हमारे पास, ये चीज एज इट इज ऐड हो जाएगी। अच्छा, आज जो सबसे इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है ना, वो अभी मतलब ये चीज हमने सीखनी है। मैंने आपको पहले भी बताया है, हर सवाल के अंदर जितने भी मैंने सवाल करवाए हैं, एक चीज हम सीख रहे हैं, और ये ऑलमोस्ट अब फाइनल है। कैश बजट के अंदर मैक्सिमम ये चीजें आती हैं, इसके अलावा जो कोई चीज आएगी तो 3-4 सवाल अभी हैं, वो हमें मौका मिल जाएगा मजीद सीखने का। आए जरा एक दफा दोबारा मैं सवाल पढ़ने लगा हूं, ताकि आप लोगों को फिर जो बाद में आए हैं उनको भी पता चल जाए। ये सवाल वैसे भी बड़ा अच्छा है, अगर आप करने बैठे हो आपको पता चल ही गया था जी। आए जरा सवाल पे चलते हैं। आपका रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ? 900 का। इसमें 40% इंपोर्टेड है और 60% लोकल है। 40% इंपोर्टेड है और 60% लोकल है। अगर हम इसको लोकल की कॉस्ट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन का मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल रॉ मटेरियल की, इसका मैं 40% लो जरा 900 का, 900 का 40% लिया तो 360 और 60% लिया तो 900 का 60% लिया तो 540। ये उनकी एक तरह की कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। रॉ मटेरियल ये पिछले साल का है, तो इसका मतलब है अगले साल का हम बना रहे हैं। ये ओपनिंग हुआ क्लोजिंग? ओपनिंग, क्योंकि ये पिछले साल का डाटा है और हमने अगले साल का बजट बना रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या बनेगा? ओपनिंग। ओपनिंग कैसे बना कि 158 टोटल है, जिसमें 98 इंपोर्टेड है, तो लोकल कितना हुआ इसमें? 60 लोकल रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक। अभी कन्वर्जन को छोड़ दें, ऑपरेटिंग को छोड़ दें, अब आ जाए क्रेडिटर पर। हमारे लोकल क्रेडिटर है 9500 और इंपोर्टेड को हमने 30 मिलियन का एडवांस दिया हुआ। सबसे पहले तो मैं फाइंड करूंगा मेरी परचेजेस कितनी है, ऐसा है, और उसके बाद परचेजेस के बाद मैं फाइंड करूंगा कि मैंने पेमेंट कितनी की है। दो तरीके हैं, एक लेजर का तरीका है और एक ईयर बाय यानी मंथ वाइज। तो अब ये लेजर वाला तरीका एकदम बेस्ट रहेगा। आए जरा परचेजेस फाइंड करते हैं। मैं यहां पर लेजर बनाने लगा हूं लोकल का, लोकल स्टॉक। मेरे पास ब्रॉडन कितना है? 60 और 98 तो उसका है ना, और मेरी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन या कॉस्ट ऑफ सेल, जरा गौर फरमाइएगा। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी पड़ी है? 900 का 60%, 540 मल्टीप्लाइड बाय 1.30। ये 1.30 कहां से आ गया? हर वेरिएबल 30% बढ़ना है। जब भी वॉल्यूम चेंज हो, जितने वेरिएबल्स आप लिखोगे एसपीएल के, सारे 30% बढ़ा के लिख रहे हैं। तो 540 मल्टीप्लाई बाय 1.30 कितना? 702। और यहां पर नीचे भी देखिएगा जरा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज बाय 10%। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज बाय 10%। आए जरा, मैंने कॉस्ट ऑफ सेल मेरी कितनी आई? दोबारा देख लें, 540 पुरानी थी, 30% हमारा वॉल्यूम चेंज हुआ। और मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपने पुरानी कीमत के ऊपर अपना लेजर बनाना है। इस कीमत के ऊपर बनाना है, पुरानी कीमत के ऊपर अगर आपने लेजर बना लिया ना, तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। 10% मटीरियल बढ़ा है, कीमत बढ़ी है, मैंने सिर्फ 540 का 30% बढ़ाया है, और वो किस चीज का बढ़ाया है? वॉल्यूम का। तो चलें जी, कितना आ गया? 540 मल्टीप्लाई बाय 1.30, 70। डन। क्लोजिंग स्टॉक। अब जरा क्लोजिंग स्टॉक की हिस्ट्री सुने, वो क्या कहता है। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में उसने क्या बताया हुआ है? एवरेज डेज फॉर पेमेंट
रिमेन द सेम, ये 25 डेज है। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक के बारे में उसने बताया है कुछ, अच्छा नीचे है, क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग लोकल एंड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल एज अ परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन वुड रिमेन द सेम। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल चेंज होगी ना जिस तरह से, बस उस तरह से अपना क्लोजिंग स्टॉक कम या ज्यादा कर ले। तो कॉस्ट ऑफ सेल कितने परसेंट चेंज हुई है? 30%। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक भी कितना बढ़ जाएगा? पहले क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा है? 60। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 60 मल्टीप्लाइड बाय 1.30। और यहां से आपकी आ जाएंगी परचेजेस। दोबारा सुनिएगा, आपने स्टॉक का अकाउंट तो सबको बनाना आता ही है, लेकिन आपने 10% जो इंक्रीज इन रॉ मटेरियल की कीमत आई है ना, उसके उस मैंने को अप्लाई नहीं किया किसी के ऊपर भी। वजह, क्योंकि अगर आप अप्लाई कर देंगे ना तो इसके अंदर ना मसला आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ पुराना ओपनिंग स्टॉक भी तो 60 का इसके अंदर ही है। तो बेहतर है पुरानी कीमत के ऊपर अपने स्टॉक बना ले। अब आप देखिए कितना आ गया आंसर? 7। और कीमत कितनी बढ़ी अब मटेरियल की? तो अब परचेज का नई कीमत आ गई 720 मल्टीप्लाई बाय 1.10 इज इक्वल टू 792। बात क्लियर हुई? वरना हम क्या करते हैं? शाह जी सवाल किया है? शाह जी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर जो आज का कॉन्सेप्ट सीखना था ना, वो मैंने कल इसलिए मैसेज भी किया था, शायद आपने पढ़ा। मैसेज करने का मकसद ही यही था कि एक दफा आप खप पाकर आते ना। हालांकि बहुत सारे लोगों का 792 था, बहुत सारे लोगों ने अपनी लोकल परचेज है ये 792 फाइंड कर ली थी, लेकिन कहां कहां से घूम घुमा के फाइंड की। अगर आप सादा काम क्या करना है, जब भी कीमत चेंज हो ओल्ड प्राइस के ऊपर लेजर बनाना है, परचेज फाइंड करनी है, और उसके ऊपर सिंपल जितना इंक्रीज आया रॉ मटेरियल के अंदर वो अप्लाई कर देना, आपका सबसे जल्दी आंसर आ जाएगा। और अब देखिए, अब जरूरत किस किस चीज की है? हमें परचेज की जरूरत है बस, तो परचेज हमारे पास आ गई। अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक की भी जरूरत पड़ेगी, अगर पड़ती है, तो 78 के ऊपर भी 1.10 आएगा, क्योंकि ये भी तो नई कीमत का होगा ना। क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा नई कीमत का होगा। ठीक होगी बात? अच्छा, अब जरा मुझे आप ऐसा करें, इंपोर्ट का स्टॉक का लेजर बना कर दें, ये और इंटरेस्टिंग है। इंपोर्टेड स्टॉक बनाकर दे दें। अगर ये आप बना लेते हैं तो मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इंपोर्टेड का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 98। और क्लोजिंग स्टॉक आएगा 98 मल्टीप्लाइड बाय 1.30 पूरा, क्योंकि उसने खुद कहा है कि जितने फीसद कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी उतने फिर कॉस्ट ऑफ सेल हमारी कितनी है इंपोर्टेड, कितने फीसद है? 40%। कितना? देखें 40 40% हमारा पुराना है और 1.3 वॉल्यूम की वजह से चेंज आया, तो हमारी कितना आ गया टोटल परचेज? 497 पुरानी कीमत के ऊपर हमारा इतनी परचेज हुई है, पुरानी कीमत के ऊपर हमारी इतनी परचेज हुई है। अब जरा इंटरेस्टिंग बात सुन लीजिएगा सारे।
हमने जितनी भी इंपोर्ट की है ना, यहां सवाल पे देखें, ये चीज क्या लिखी हुई है, एडवांस टू सप्लायर। 30 मिलियन हमने एडवांस दिया हुआ था, उनकी चीजें हमें बाद में मिली, राइट। जो हमने एडवांस दिया था कि भाई ये मेरी चीजों का एडवांस है, वो हमें नई कीमत पे मिलेगा या उसी 30 मिलियन पे मिलेगा? पुरानी कीमत पे मिलेगा। परचेज इस साल की है, लेकिन उसके पैसे हमने पहले ही दे दिए थे। मतलब ये जो आपके पास परचेजेस गिवन है ना, 497.4, इसमें 30 मिलियन के पैसे हम दे चुके थे। इसका मतलब है वो हमें पुरानी कीमत पे मिलेगा, इसके अलावा जो होगा वो हमें 10% ज्यादा कीमत पे मिलेगा। तो इसमें से पहले 30 निकाले, जो क्या बचता है 467.4 मल्टीप्लाइड बाय 1 पॉइंट, कितना आ गया, पॉइंट प्लस 30, 544 पॉइंट। ये हमारी परचेजेस हैं इस साल की। 30 प्लस क्यों किया? क्योंकि परचेजेस हैं, परचेजेस हमारी ये भी इसी साल की हैं, लेकिन माइनस करके 10% अप्लाई किया, फिर दोबारा इसको वापस ऐड बैक कर दिया, क्योंकि ये पुरानी कीमत पे मिली है और बाकी हमें 10% ज्यादा कीमत पे मिली है। तो टोटल परचेज 514 नहीं, 544.14 है। और आपका जवाब क्यों ठीक हो गया था 514 पे? क्योंकि 30 हमने पहले पे कर दिया था, पेमेंट नहीं की थी अभी। इसकी परचेज हमारी 544 है, लेकिन कैश पेमेंट हमारी 514 है, क्योंकि 30 मिलियन तो एडवांस पे किया होगा, तो पेमेंट हमारी कितनी है, 514। लेकिन आपकी परचेजेस 544 है। अगर हम एसपीएल बना रहे होते ना, तो एसपीएल में ये चीज 544 आना, और जिसने ये बात इग्नोर भी किया ना, जवाब उसका भी ठीक आया। ये हमारी परचेज आ गई लोकल भी और इंपोर्टेड भी। और अब हमें चाहिए क्रेडिटर का लेजर बना लें, और उससे हम क्या फाइंड कर लें, कैश पेड टू सप्लायर। क्रेडिटर या सप्लायर का लेजर बनाए। ब्रॉडर कितना है, कट्ठा लेजर बना देता हूं 95, और एक ब्रॉडर 30 भी है। ये बात ओके है, मैंने कट्ठा लेजर बना रहा हूं। मैंने 30 क्यों लिखा, ये एडवांस है, और अब उसने कहा है कि एडवांस नहीं देना, तो इंपोर्ट का कैरी ऑन नहीं है। उसने खुद कहा है कि अब नई बार गिरने हुई है कि जैसे कि चीजें मिलेगी तब मैं पैसे दिया करूंगा, ठीक है। और इसका कैरी ऑन अब 50 दिन की उधार है, लोकल परचेज की 50 दिन की उधार है। आपकी परचेज है 792 मल्टीप्लाइड बाय 50 ओवर 110। परचेजेस सारी लिखोगे या सिर्फ एक को? दोनों की परचेज प्लस करके लिखो, दोनों की परचेजेस प्लस करके लिखो। और ये फाइंड क्यों है, ये परचेज है, ये 544, और दूसरी परचेज कितनी है 792, दोनों को प्लस करके लिख रहे 1336 1336 पॉइंट। इसको क्लोज करो तो कैश पे टू सप्लायर आ जाएगा। 129 1.14। अच्छा, मैंने पहले भी कहा था बटी, आपके लिए मैसेज है कि अभी ना ये दिन, अब तो वैसे गुजर ही गया है, 3-4 दिन रह गए, आपके बाकी तमाम सब्जेक्ट्स का काम ना बहुत स्लो होगा। आप ना ये टाइम ना यूटिलाइज करें इफेक्टिवली, और बजटिंग का पूरा चैप्टर ना 100%। आज मैं ना इंशाल्लाह जितने भी लेक्चर्स होंगे वो भी शेयर कर देता हूं। आपने रात बैठ के ना सुबह सहरी तक लेक्चर नहीं लेने, लेक्चर तो जल्दी ले लोगे, सवाल करने। इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करो, क्योंकि अगर आपने ये चैप्टर कर लिया ना, यकीन जाने इसके बाद कुछ भी नहीं है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग कुछ नहीं है। मतलब इस टाइम अगर आप 4-4, 5-5 घंटे सवाल को देते हो ना, ये आपको बहुत फायदेमंद होगा,
क्योंकि होता क्या है, एंड पे जाकर ना, आप बाकियों से भी पूछें, एंड पे होगा क्या कि सारे सब्जेक्ट का बर्डन भी होता है और साथ बजटे के सवाल भी होते हैं, क्योंकि हर कोई नॉर्मली इसको एंड पे करवाता है। हमने इसलिए शुरू में स्टार्ट कर लिया कि इस टाइम आपका सारा बहुत कम बर्डन है, तो आप इसको, इस चीज का फायदा उठाएं, इसको ना ऐसे इग्नोर ना करें। कम से कम 2 घंटे तो आप इजीली दे सकते हो ना, तो किसी भी तरह से 2 घंटे बैठे मिलके और इसका सवाल हर हाल में करें और इफेक्टिवली करें, समझ के करें। ये बिल्कुल आपको ना सीवीपी जैसी फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। चले जनाब, बस इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें थी। कैश पे टू सप्लायर आ गया हमारा, कौन सा, ये जो माइनस किया है, ये क्यों लिया है? नहीं, इसके बगैर आपके जवाब नहीं आएगा। ये आप तो वो 30 इग्नोर कर रहे थे ना, वो बाई चांस बराबर आ गया। आप यहां पर 514 लिख रहे थे। असल चीज है कि अगर एसपीएल का लेटर बनाना आ जाता है इसका, तो फिर परचेज तो 544 थी, 514 तो परचेज नहीं थी। ठीक है, तो 30 एडवांस जो हमने दिया हुआ था, और जब क्रेडिटर को एडवांस देते हैं ना, ब्रॉड ऑन उसका इधर आता है, ये पेबल है और ये हमारा एडवांस है, तो एसेट साइड पर आएगा। जैसे कस्टमर का दोनों साइड पर आ सकता, आप दोनों के अलग अलग लेजर भी बना सकते हो। चले जी आगे, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ये चीज हमने पहले सीखी हुई है। यहां पर देखें, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन इकोनॉमी ऑफ वुड रिड्यूस वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट 5%, यानी जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो 5% कम हो जाएगी। उसके बाद ड्यू टू प्राइस इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड ऑल अदर वुड इंक्रीज बाय 10% एंड 8%, मतलब 10% रॉ मटेरियल और बाकी सारे खर्चे। मैंने अभी अभी बताया, वेरिएबल पर वॉल्यूम पर अप्लाई होता है और प्राइस का चेंज भी अप्लाई होता है। फिक्स पर सिर्फ प्राइस चेंज अप्लाई होता है, वॉल्यूम अप्लाई नहीं होता। तो यहां पर उसने हमें और ये भी बता दिया उसने कि एवरेज डेज फॉर पेमेंट फॉर अदर कॉस्ट वुड रिमेन द सेम, अदर कॉस्ट 25 डेज, मतलब 25 दिन का उधार पेएबल है। एक्रूड एक्सपेंस का लेजर बनेगा, किस एक्सपेंस का लेजर बनेगा? एक्रूड एक्सपेंस का, जो कि हमारा ब्रॉड ऑन इधर आता है लायबिलिटी साइड पर, 25 दिन का कैरिड ऑन इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगी एक्सपेंसेस, जिसे हम कहते हैं एसपीएल या एसओसीआई या प्रॉफिट एंड लॉस, और यहां पर क्या आ जाएगा? कैश पेड। ठीक होगी बात। अब यहां पर आप देखिए, कन्वर्जन कॉस्ट वेरिएबल है 570, वेरिएबल कितनी है? 570। मुझे बताएं, ये तो पिछले साल की है, इस साल की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? कन्वर्जन कॉस्ट। इस चीज को भी देखना है, इस चीज को भी देखना है और इस चीज को भी देखना है। आपके पास नई वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी जी। 570 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 वॉल्यूम का चेंज आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1.08 करेंगे तो प्राइस का चेंज आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय 95% करेंगे तो वो जो 5% इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से चेंज आया ना कन्वर्जन में, 5% कीमत कम हुई है। 760 पॉइंट। क्या हमने पे सारा कर दिया या 25 दिन की उधार है? तो 570 का 25 दिन ब्रॉड ऑन, 760.26 का 25 और कैरिड ऑन। ब्रॉड ऑन हमारा कितना आ गया? 570 मल्टीप्लाई बाय 25 ओवर 39.58 और 760.26 का 25 ओवर 360 कितना? 7 और एसपीएल में आ जाएगा 760.26। अच्छा, मैं साथ साथ ना आपको एसपीएल की भी बात बताने लगा हूं। अगर हम एसपीएल बना रहे होते तो फिर पहले कौन सी अमाउंट जाती? 760.26। अगर एसपीएल का लेजर बना रहे होते ना बजट, तो फिर हमारा जाता था 760.26। जो इसका डिफरेंस आ जाएगा दैट इज कैश पेड 7.747.14। क्लियर होगी बात? अब आए जरा शाह जी, मुझे बताइएगा जरा कि ये 40 के अंदर हम कैश बजट बना रहे हैं, 16 डेप्रिसिएशन है,
शामिल रहने देंगे, निकाल दें। फिक्स कॉस्ट 40 है टोटल, कहता है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 16 मिलियन। मैं डेप्शन को निकाल दूं या डेप्शन रहने दूं? कैश बजट बना रहे हैं तो निकाल दें। अगर मैं एसपीएल का बजट बना रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस का, तो फिर रहने देता। डन। अब अगली बात, इस 40 के ऊपर 40 मल्टीप्लाइड में 1.08 लगेगा, लेकिन 1.30 नहीं लगेगा, क्योंकि 1.30 वॉल्यूम है। उसके बाद आगे उसने क्या लिखा हुआ है? एवरेज डेज फॉर पेमेंट फॉर अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट का मतलब है सारे। फिर वही इसका 25 और 360 पिछले का और 25 इसका, बिल्कुल सेम यही लेजर बनेगा और हमारा पेमेंट आ जाएगी बाद में। 40 में से 16 निकाल के 8% वाला। हाँ जी, 40 इसमें 16 माइनस करेंगे, मतलब 24 के ऊपर अप्लाई होगा। 24 मल्टीप्लाई बाय 1.08। फिर वही बात आ गई, वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसके साथ जरा क्या करना है हमने? 730 है मल्टीप्लाई बाय 1.30, 1.08। इसके ऊपर 95% नहीं लेंगे, क्योंकि उसने खुद क्या लिखा हुआ है? वेरिएबल कन्वर्जन, और ये वेरिएबल है ऑपरेटिंग। जो आंसर आएगा इसका 5/360 क्लोजिंग, 730 का 25 और 360 ओपनिंग, और ये चला जाएगा एसपीएल की जगह, लेजर बनेगा, कैश पेड आ जाएगा। और इसके बाद 120 के अंदर 27 है, बाकी कितना? 93। 93 को 1.08 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग बनाएंगे। तो आप इसके सारे लेजर बनाने की बजाय मैं आपको तरीकाकार बता देता हूं। आपने ऐसा करना है, आपको मैं स्टेटमेंट फॉर्म सिखाने लगा हूं, आपने अपने ऊपर यकीन बिल्कुल नहीं करना। दिमाग में सोचना है कि मेरा एक्रूड का है या प्रीपेड का है। ये वो चीज है जो एक्सपेंस में जानी है, और ये वो चीज है जो आपने कैश पेपर में एसपीएल का लेजर बनाना हो तो ये फाइंड करना होता है, और अगर कैश बजट बनाना हो तो ये फाइंड कर रहे होते हैं। अब कैश बजट का फार्मूला आप बना ले। क्या फार्मूला बन रहा है? ब्रॉड डाउन प्लस एसपीएल माइनस, और यहां पर ऊपर लिखते जाए वेरिएबल कन्वर्जन, फिक्स्ड, फिर ऑपरेटिंग, वेरिएबल और फिक्स्ड, और यहां पर से आपके ब्रॉड लिख दे, यहां पर सारे एसपीएल लिखते हैं, यहां पर कैड लिखते हैं, और यहां पर आपका आ जाएगा कैश पेड। इस तरह से, क्योंकि अगर टी अकाउंट बनाने लग जाएंगे ना तो तकरीबन हमारे 4 टी अकाउंट बनेंगे, और इस तरह एक ही स्टेटमेंट फॉर्म में हो जाएगा। बट अगर आपको ये बात मुश्किल लगती है तो 4 टी अकाउंट भी कोई पहाड़ नहीं है, वो भी हम इजीली बना लेंगे। ज्यादा समय लगी है। चलें जी, इसमें बस यही था, बाकी कंप्लीट हो गया। और कल का जो काम है आपका, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट के ऊपर है, थोड़ा सा चेंज है। कैश नेट फ्लो, नेट फ्लो का मतलब ही यही है। वो क्या है? नेट कैश फ्लो का मतलब क्या है? क्या है? सदीक लिमिटेड वाला, ठीक है। ये इसमें अब ना मुश्किल चीजें सारी खत्म हो गई। कल जो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि एसपीएल का बजट कैसे बनता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, बैलेंस शीट का बजट भी आ सकता है, मतलब एसओएफ बनाना। क्या तो शायद सबने FR2 पढ़ा है, सबको पता होगा, लेकिन यहां पर वो इतना ज्यादा डिटेल नहीं आता। जो सीधी सीधी बातें हैं मेन हेड में लिखते जाएंगे। एसपीएल का लेजर आपको 3 तरह से बनाना आ सकता है पेपर में। एक नॉर्मल, एक वो कह देता है जी मार्जिनल, और एक क्या कहेगा? अब्जॉर्प्शन।
अगर वो कहते हैं ना नॉर्मल अगर बताते हैं तो सिंपल क्या लिखेंगे पहले, रेवेन्यू या सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल, अगर कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करके दी तो ठीक है, वरना ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक लेस आ जाएगा, तो इधर हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। वही सारा काम है। फिर इसमें लिख देंगे लेस अदर एक्सपेंस, एड अदर इनकम, हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ, अगर इंटरेस्ट या टैक्स है तो वो भी इसके अंदर एडजस्ट होके प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपने कॉस्ट में पढ़ा होगा, कुछ लोगों का अगर कॉस्ट पहले का पास है उनको ये शायद थोड़ा बहुत भूल रहा हो, लेकिन जिन्होंने अभी रिसेंटली पास किया है तो उनको पेपर में तो नहीं आया, लेकिन इधर ही सही। मार्जिनल कॉस्टिंग का जरिए किस तरह से बनाते हैं और अब्जॉर्प्शन के अंदर क्या करते हैं। मार्जिनल के अंदर सबसे पहले क्या क्या लेते हैं, सारे वेरिएबल, चाहे वो प्रोडक्शन है चाहे, और बाद में फिक्स्ड। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, सेल या रेवेन्यू लिखते हैं, इसमें से लेस करते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस, ऐसा ही है। वेरिएबल में पहले कौन से लिखेंगे, प्रोडक्शन वाले, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ये सारे माइनस करेंगे, अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है तो वो उसके अंदर एडजस्ट कर देंगे। हमारे पास क्या आ गया, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। इसमें से माइनस करेंगे नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल एक्सपेंस, नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल एक्सपेंस, नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल एक्सपेंस। हमारे पास आ जाएगा नेट कंट्रीब्यूशन। इसके बाद सारे वेरिएबल एक्सपेंस हो गए, अब सारे फिक्स्ड। अब फिक्स्ड दो टाइप के होंगे, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड और लेस फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। तो ये हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अच्छा, इसके अंदर भी आपको वो आ सकता है रिकंसिलिएशन। इसमें क्या करते हैं जनाब, पहले प्रोडक्शन एक्सपेंस सारे, चाहे वेरिएबल है चाहे फिक्स्ड है, तो इसमें से लेस करते हैं प्रोडक्शन, जिसमें मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। तो जो अप्लाइड नॉर्मली यहां पर लिए जाते हैं, अप्लाइड एफर्ट्स। हमारे पास क्या आ जाता है, अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल में अंडर या ओवर अप्लाइड भी एडजस्ट करने होते हैं। अगर यहां पर आंसर आ गया, अगर अंडर या ओवर अप्लाइड है वो भी इसके अंदर एडजस्ट करना है, कैसे करना है वो हम बाद में देख लेंगे। फिर उसके बाद ये प्रोडक्शन हो जाए, फिर लेस क्या करेंगे, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। तो इस तरह से ये हमारा नेट प्रॉफिट आ जाए। तो सबसे ज्यादा पेपर में अब नॉर्मली ये आता है, पहले ये दो आते थे जब ये कॉस्ट अकाउंट के अंदर था, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर था, तो ये बचने का वहां से टॉपिक ये है, तो तब ये सवाल आते थे। और इवन कि आपको ऐसे भी मिलेंगे सवाल कुछ कि जो मार्जिनल अब्जॉर्प्शन के अंदर आपने डिस्कस किए थे वो यहां पर भी आपको सवाल मिलेंगे। और लेकिन अब ये सवाल आ रहा है ज्यादातर नॉर्मली जो हम पीआरसी में पढ़ के आते हैं या फिर 2 के अंदर पढ़ के आते हैं।
ठीक है जनाब, बट आपने कल कैश बजट ही करना है और वो आसान सा सवाल है, सबसे हो जाएगा। लेकिन ये मैंने कल एक सवाल करवाना है आपको फुल फ्लैश, फिर उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि कम से कम 15 से लेकर 30 तक आपके सारे सवाल हो जाएं इससे पहले पहले। 15 से लेकर 30 तक जी। लेक्चर कितने बजे है?